कैसे हो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडम्स टू गैलेक्सी। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि इसमें मैं सेल चैप्टर के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं, जो क्लास 9 सैनिक स्कूल का सिलेबस तो कवर करता ही करता है, साथ ही साथ क्लास 9th का सिलेबस भी कवर करता है। तो अगर आप क्लास 9th में हो या आप क्लास 10th में भी हो या कई ICSE स्कूल्स में, ये 8th क्लास में, 7th क्लास में, कहीं भी आप सेल चैप्टर पढ़ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लूँगा और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। बच्चों देखो, सेल की अगर मैं बात करूँ, इस दुनिया में सबसे छोटी जो चीज़ है वो एटम है, आप सब लोगों को पता है। और इस दुनिया में सबसे छोटी जो जिंदा चीज़ है वो सेल है। कोई नहीं जानता धरती पे सेल कैसे डेवलप हो पाया, बट इतना ज़रूर पता है कि धरती पे जीवन पानी यानी कि वाटर के अंदर शुरू हुआ था। ओशियंस में सबसे पहले सेल आए थे और वहीं पे सिंगल सेल मल्टी सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स में बदल गए। तो लेट्स स्टार्ट। इस स्लाइड को मैं प्रोजेक्ट करता हूं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये पता होना चाहिए भाई। हमारी बॉडी में सेल आता है, फिर टिश्यू आता है, फिर ऑर्गन आता है और लास्ट में ऑर्गन सिस्टम आता है। यानी कि सेल से टिश्यू बनते हैं। बहुत सारे सेल जब आपस में जुड़ेंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से आपकी पूरी बॉडी यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनेगा। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पर आपको नोट्स भी बनाते रहना है साथ साथ। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए बना सकते हैं। देखो, सेल एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल की पढ़ाई को साइटोलॉजी कहते हैं और पहला बंदा जिसने सेल की खोज करी उसका नाम था रॉबर्ट हुक। हुक की मत पढ़ लेना, इसे हुक है, ठीक है। 1665 में इसने किया था और उसने हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। किसमें देखा था? कॉक में देखा था। The first living cell was discovered by लियोनोव। देखो, पहला जिंदा सेल तो इसने खोजा, बट रॉबर्ट हुक ने सेल नाम को कॉइन किया। पेपर में आपके यही आता है कि भाई किसने सेल को खोजा, तो रॉबर्ट हुक आपको लिखना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। जितने भी जिंदा चीज हैं या तो वो एक सेल से बनी है या तो वो बहुत सारे सेल से बने। अगर मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं स्टूडेंट्स, तो हम इंसान होमो सैपियंस मल्टी सेलुलर है। हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। जितने भी आप जानवर देखते हो, जितने भी पेड़ देखते हो, सब आपके मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर कौन है फिर, जिसमें एक सेल है? सर, वो बैक्टीरिया है। उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब देखो, सबसे पहले वीडियो आपको यहां पे दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा अभी साइड हो जाता हूं, तो आपको ये दिखेगा सर एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, है ना। तो ये शायद से आपके दिमाग में एक चीज डालने की कोशिश करेगा। सॉरी फॉर द वियर्ड कट स्टूडेंट। एक्चुअल में वो जो स्लाइड थी वो चल नहीं रही थी, वो वीडियो एक्चुअल में प्ले नहीं हो रही थी, शायद से उसमें कोई एरर आ गया था। बट मैं तुम्हें समझाना ये चाह रहा था कि एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ए सेलुलर आप नाम से ही पता लगा रहे हो, ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव देयर ट्रू सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक ट्रू सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पर वायरस दे रखा है, तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों। वायरस आप ऐसा समझ लीजिए, अगर मेरे सामने वायरस है तो वो डेड है, बट जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर आ जाएगा वो जिंदा हो जाएगा, वो अलाइव हो जाएगा और अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा, मल्टीपल कॉपीज, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर कुछ टेबल मैंने यहां पे लिखी है, तो होपफुली आप इस टेबल को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं। लार्जेस्ट नोन सेल भाई ऑस्ट्रिच का एग। भाई आपको पता होना चाहिए जो अंडे आप लोग खाते हो भाई वो भी सेल है। तो सबसे बड़ा अंडा यानी कि ऑस्ट्रिच का जो एग है वो आपका यूनिसेलुलर है, लार्जेस्ट नोन सेल है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है भाई? देखो यहां पर लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो, इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, ये आपको ध्यान होना चाहिए सर। लॉन्गेस्ट जो है वो है नर्व सेल, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल क्या है? नर्व सेल है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एनिमल, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल। देखो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहां पर। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल आपका फीमेल ओवम है, इस बात को ध्यान रखना है। और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या है? स्पर्म है। और इसको भी ध्यान रखना, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों अमीबा है। इस टेबल को आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना 1 पॉइंट्स में कि सर कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या नहीं है। होपफुली आपको ये टेबल दिख रही होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में भी काफी पूछा जाता है कि सर सेल कितने तरह के होते हैं। देखो बच्चों, सेल 2 तरह के होते हैं।
एक आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक आपके यूकैरियोटिक होते हैं। सर कैसे याद रख पाएंगे हम कौन सा प्रोकैरियोटिक है कौन सा यूकैरियोटिक है? मेरी बात को समझना। देखो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रो यानी कि पुराना, आप ऐसे समझो, पुराना यानी कि प्रिमिटिव, यानी कि सर जो सेल पहले के थे, जिनके बॉडी में न्यूक्लियस तो था पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर की परत को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, वो नहीं है, यूकैरियोटिक में है। प्रोकैरियोटिक में और क्या नहीं है सर? कुछ ऑर्गन्स की कमी है वहां पर। यूकैरियोटिक में सारे ऑर्गन्स आपको मिलेंगे, ठीक है? तो इस चीज का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे भी पढ़ लीजिए आप, देखो सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक स्मॉल होते हैं भाई, यूकैरियोटिक जो होते हैं उनको साइज में बड़े होते हैं। तो इसमें देखो न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड, भाई वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यहां पर होती है, ठीक है? देयर इज अ सिंगल क्रोमोसोम। अब जिनको क्रोमोसोम नहीं पता है मैं बता देता हूं, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। और डीएनए आप समझ लीजिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है। और डीएनए जो होता है बच्चों, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को लेके जाता है, ट्रेट्स को लेके जाता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो यहां पर एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पे एक ही है सर, ठीक है? और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज, भाई ऐसी ऑर्गेनलीज, देखो बच्चों ऑर्गन्स हम इंसानों में कहते हैं, जानवरों में कहते हैं, सेल में ऑर्गन को ऑर्गेनली कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। वो कह रहा है कि ऐसी ऑर्गेनली जिनमें आपकी मेम्ब्रेन यानी कि परत होती है, ठीक है? मेम्ब्रेन बाउंड जो होती है वो एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब हम जिस चीज की बात करने वाले हैं बच्चों, अब हम सेल के ऑर्गेनलीज के बारे में बात करने वाले हैं और उनके फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं कि सर कौन सी ऑर्गेनली यानी कि कौन सा ऑर्गन सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसका काम क्या है। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। होपफुली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इसे एंड तक जरूर वॉच करना, आपको काफी कुछ सेल के बारे में जानने को मिलेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा होगा, ये एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो सबसे पहली ऑर्गेनली जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो सेल वॉल है, ठीक है? तो सेल वॉल बच्चों आपको दिख रही होगी, ये एक 3D इमेज है, एक्चुअल इमेज नहीं है। देखो आपको दिख रहा होगा सर ये एक वॉल है और यहां पर एक एम्प्टी स्पेस है और ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स यहां से आएंगे, इस एम्प्टी स्पेस से पास आउट होंगे। यानी कि सर सेल वॉल क्या करती है ना, जो भी उसके आसपास न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करती है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं इसको। It is a characteristics feature of only bacterial, plant and fungi cells। अब देखो बच्चों, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, पर प्लांट में सेल वॉल होती है, ठीक है? और सेल वॉल प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है, इस बात को ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? फंगी में काइटिन की बनी होती है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो इट इज एन आउटर मोस्ट नॉन लिविंग सराउंडिंग दैट। अब देखो बेटा, ये कहना चाह रहा है कि आउटर नॉन लिविंग कवरिंग है, जिंदा नहीं है सेल वॉल, ठीक है? इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर सेल वॉल का काम क्या होता है, मैकेनिकल इंजरी से सेल वॉल बचाती है, टेम्परेचर वेरिएशन से बचाती है, अचानक से टेम्परेचर घट गया बढ़ गया उससे बचाएगी, ठीक है? मॉइस्चर कंडीशंस, ऑस्मोटिक शॉक, बहुत सारी चीजें हैं जो सेल वॉल प्रोटेक्ट करती हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन जरूर करना। अब देखो बच्चों, ये जो इमेज मैंने यहां पे डाली है एक्चुअल में नर्व सेल की है ना? हमारे दिमाग में जो नर्व सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। आ जाओ, अब लेट्स मूव टू सेल मेम्ब्रेन। देखो मैं आप कह रहे होंगे कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, एक्चुअल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं सेल में जो मुझे कवर करने हैं और मैं चाहता नहीं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, इसीलिए मैं आपको नोट डाउन करने के लिए कह रहा हूँ कि सर जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है? वीडियो को पॉज करके। तो सेल मेम्ब्रेन पे मैं आता हूं, तो इट इज द आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ द सेल दैट इज इनक्लोज द साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। सर ये सेलेक्टिवली परमेबल है। सेलेक्टिवली परमेबल और फ्रीली परमेबल में बच्चों क्या डिफरेंस है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई, जैसे स्कूल है तो स्कूल का गेट है, तो स्कूल के गेट से कोई भी क्लास का बच्चा आ जा सकता है, चाहे वो 4th का हो, चाहे वो 5th का हो, चाहे वो 6th का हो। बट अगर मैं स्पेसिफिक स्कूल के अंदर जाऊं और क्लास 6th लिखा हो, क्लास 8th लिखा हो, तो वहां पे भाई सिर्फ क्लास 8th का बच्चा बैठेगा,
क्लास 6 का बच्चा बैठेगा, ऐसा नहीं कि वहां 9th क्लास का आके बैठ गया। तो वो सेलेक्टिव है, पर जो गेट था स्कूल का वो फ्रीली है। तो सेलेक्टिव से आप समझ गए होंगे कि सिर्फ सेलेक्टिव ही चीजें पास आउट होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों आपको? ठीक है, तो सर्टेन सब्सटेंस टू मूव इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर बाहर करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू सेपरेट सेल्स फ्रॉम ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग मीडियम, और ये मदद इस चीज में भी करता है सेल्स को सेपरेट करने में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां पर आ जाते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। देखो बेटा, आपको इसमें सिर्फ इतना समझना है, हाइपो है ना भाई, सेल जो है वो स्वेल हो जाता है और फट सकता है, हाइपो है ना। हाइपो में ओ आ रहा है, उसे समझ लेना सर स्वेल हो गया। हाइपर, हाइपर का मतलब है कि सेल सिकुड़ गया, जो भी उसके अंदर था वो सब निचोड़ लिया गया, उससे श्रिंक हो गया। आइसो का मतलब होता है बराबर। ठीक है, क्या होता है? नॉर्मल, बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक मतलब इनके समझा दिए, इनको आप रीड कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। अब आ जाते हैं हम थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीजों में, जैसे प्रोटोप्लाज्म। सर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक इलास्टिक, विस्कस, कलरलेस कोलाइडल सिस्टम है ना। मतलब जो अंदर का आप देखते हो ना, सेल के अंदर की ऑर्गेनेलिज्म, सेल के अंदर उसमें जो जेली जैसा सब्सटेंस है ना, तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ऑल लाइफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल टेक्स प्लेस इन इट। भाई ऑब्वियस सी बात है, जितने भी ऑर्गन्स हैं सेल के अंदर, सारे के सारे ऑर्गन्स उसी में है, तो जितनी भी लाइफ एक्टिविटी है सब उसी में होती है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है किसने करा है। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आता है, मैंने बोला था साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज। सर साइटोप्लाज्म क्या है मैं समझाता हूं। साइटोप्लाज्म आपका वो फ्लूइड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो सेल के अंदर है। मेरी बात समझ में आ रही ना? जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज हैं, वो साइटोप्लाज्म है। पर अगर मैं उसमें न्यूक्लियस और सारी ऑर्गेनेलीज जोड़ दूं तो वो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। होपफुली आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूज मत होना। सर साइटोप्लाज्म देखो एक्चुअल में है एक ही चीज। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब ही वही है कि भाई उसके अंदर फ्लूइड के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं सब कुछ प्रेजेंट है, वो आपका प्रोटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक बोलूं, सिर्फ साइटोप्लाज्म क्या है, तो वो सिर्फ वो फ्लूइड है। मेरी बात समझ में आ रही ना बच्चों? ठीक है, देखो आ गया यहाँ पे साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन, है ना। आप लोग देख सकते हो, जेली लाइक फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इट हेल्प्स इन इंटरसेल्युलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक्स और एंजाइम्स। ठीक है, तो ये सब इसमें मदद करते हैं। मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द सेल्स अकर्स इन साइटोप्लाज्म। भाई ऑब्वियस सी बात है, जितने भी ऑर्गन है सब उसके अंदर हैं, तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वहीं तो होंगी भाई सेल की। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे भाई, व्हाट इज न्यूक्लियस। देखो बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, इसे काटा हुआ है। तो न्यूक्लियस को जब काटा मैंने, तो मुझे उसके अंदर ये धागे जैसी चीजें दिखी। ये धागे जैसी जो चीज है, इनको क्रोमैटिन फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन फाइबर कहा जाता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा गोला आपको और दिख रहा है, इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसका आपके बुक्स में ज्यादा रोल नहीं है, बट क्रोमैटिन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सर यही क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम्स में बदल जाएगा, है ना। यानी कि वो उस स्ट्रक्चर में बदल जाएगा जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, जो क्या करता है, कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को मदर फादर से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल इसके अंदर होता है। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, क्योंकि भाई जितनी भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है भाई सबका सब इसके अंदर होता है। तो सारी मेटाबॉलिक हेरिडिटी एक्टिविटीज जितनी भी हैं बच्चों, सब की सब यही कंट्रोल करता है। आप ऐसा समझ लो कि सर ये कंट्रोल सेंटर है, अगर न्यूक्लियस नहीं है भाई तो सेल जिंदा नहीं रह सकता, इट इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, आप इसके नोट्स बना सकते हो। और यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखी हैं, ठीक है, क्या लिखी है, आरबीसी जो मैच्योर हो जाते हैं सर, उन पे न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। सीव ट्यूब्स, फ्लोएम, देखो जाइलम और फ्लोएम दो कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट में। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल को लेके जाता है पेड़ में, और फ्लोएम खाना लेके जाता है। तो यहां पे वो बात कर रहा है फ्लोएम की। तो फ्लोएम के अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं, उनको सीव ट्यूब्स कहते हैं भाई, वहां भी न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको, कहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो इमेज आपको यहां पे दिख रही है सर, दिस इज डीएनए। देखो कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है डीएनए का, ठीक है। तो डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझाऊंगा तुम्हें। देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, पहली बात तो जो स्ट्रक्चर आपने देखा ये वाला, दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन शुगर, अ फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजनस बेस। वो कहना चाह रहा है भाई, वो जो न्यूक्लियोटाइड है, हर एक न्यूक्लियोटाइड में, वो जो बीच में आपने देखे होंगे स्ट्रैंड्स, वहां पर वो कहना चाह रहा है कि वहां पर शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है। अब ये आप कैसे समझ पाओगे, मैं आप समझाता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर आपके डीएनए में। जो डीएनए के बीच की जो लैडर है वो क्या है सर, देखो सबसे पहले तो आप ये समझो, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चार नाम आपको याद रखने हैं। क्या बोला मैंने, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। अगर मैं आरएनए की बात कर रहा हूं, डीएनए की बात नहीं कर रहा, मैं आरएनए की बात कर रहा हूं, तो वहां पर साइटोसिन की जगह यूरैसिल होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा, बस क्या याद रखना है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। ये चार आपके क्या है बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो यू कैन स्टडी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई डीएनए में कौन कौन से बेस पेयर्स होते हैं, कहने का मतलब है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। सो सॉरी फॉर द वियर्ड कट स्टूडेंट्स, एक्चुअली थोड़ा पानी पी रहा था। तो अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहा जाता है। काम क्या है सर इसका, एटीपी बनाना। एटीपी को क्या कहते हैं सर, एनर्जी करेंसी कहते हैं। भाई जैसे हमारे यहाँ करेंसी चलती है रुपीज, भाई बिना उसके कुछ नहीं है, वैसे ही बिना एटीपी के सेल परफॉर्म नहीं कर सकता, अपने फंक्शंस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर, भाई रॉड जैसा शेप देखा होगा, सॉसेज जैसा कह सकते हो आप इसे। क्या करता है सर, एनर्जी प्रोवाइड करता है और सारी एक्टिविटीज जो है वो सब इसमें चलती हैं। देखो बच्चों, रेस्पिरेशन क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। देखो आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, वो ऑक्सीजन की मदद से क्या कर रहा है, ग्लूकोज, जो आपने खाना खाया वो खाने से आपको ग्लूकोज मिला, उस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ रहा है, और तोड़ने से क्या निकल रही है, एटीपी निकल रही है, पर साथ ही साथ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से वापस बाहर आ जाती है। इस तरीके से आपका ब्रीदिंग साइकिल, ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए खुद होता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। होपफुली आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया होगा, बाकी आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां होता है, ये दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर बच्चों, ये जो गहरा सा गड्ढा है भाई, इसके ऊपर न्यूक्लियस होता है, यहां पर न्यूक्लियस है, और ये जो है ये आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। आपको दिख रहा होगा सर ये वाला तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो स्मूथ है, इसमें कुछ नहीं है। रफ में देखो दाने, ये दाने दाने आपको दिख रहे होंगे, ये सब के सब किसमें है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इन दानों को कहा जाता है राइबोसोम्स, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। सबसे पहले तो ये मदद करता है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स इनसाइड द सेल, इस बात को ध्यान रखना है बच्चों।
इसे स्केलेटन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह दिया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है बच्चों? लिपिड बनाता है। क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। और अगर मैं बोलूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, तो वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, आपको पता होगा सेल मेम्ब्रेन जो है किससे बनी है? प्रोटीन्स और लिपिड से बनी है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि इसके पास राइबोसोम नहीं है, इसके पास राइबोसोम है। जिसके पास राइबोसोम है वो रफ है और रफ बना रहा है प्रोटीन, और जिसके पास राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और वो लिपिड्स को बना रहा है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे, जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल आप समझ लीजिए सर खाली जगह। अब देखो प्लांट सेल में सबसे बड़ा उसके अंदर जो होता है वो वैक्यूल होता है ना। तो एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होते हैं बट छोटे होते हैं, तो एम्प्टी स्पेस आप कह सकते हो। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट और शुगर। इनके अंदर मिनरल सॉल्ट और शुगर का एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम सेल सैप के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं आपने सेल सैप पढ़ा होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो यहां से आप लोग इसे समझ सकते हो। उसके बाद वैक्यूल्स लार्ज होते हैं प्लांट सेल में, इस बात का ध्यान रखना, परमानेंट। ठीक है, और अब देखो इसमें अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो भाई छोटे होते हैं, टेम्पररी वैक्यूल्स यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, और कहीं पे ये एब्सेंट भी हो सकते हैं। लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल हेल्प्स इन मेंटेन टर्जिडिटी। बड़े बड़े वैक्यूल्स सेल का स्ट्रक्चर शेप मेंटेन करने में बहुत मदद करते हैं। प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, और ये स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं बच्चों। कहीं आ गया कि सर स्टोरेज में क्या करते हैं, तो स्टोरेज में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज में, इसे राइबोसोम्स कहते हैं। सर राइबोसोम्स कहते तो हैं, बट राइबोसोम्स का काम क्या है? जो आपने अभी पढ़ा था, जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाले में राइबोसोम्स थे। सर राइबोसोम्स है क्या? तो राइबोसोम सबसे पहले स्पेरिकल शेप के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है बच्चों। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहां पर ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कह दिया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है हु इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। बहुत बच्चे वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख देते हैं, बट नहीं, वहां पर राइबोसोम आएगा। ठीक है, अब ये दीज आर ओनली सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया गया सर पेपर में, ऐसी ऑर्गेनेली बताओ जो प्रोकैरियोटिक में भी है यूकैरियोटिक में भी है, तो भाई वो क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है, तो दोनों जगह ये पाई जाती है। मेरी एक्चुअल में हो सकता है आपको आवाज थोड़ा सा डीप आ रही हो, एक्चुअल में मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब है ना, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिक नहीं पढ़ना है ऐसे, ठीक है, प्लास्टिड है ये, इस बात का ध्यान रखना है आपको। दीज आर कलर्ड और कलरलेस होते हैं। भाई देखो प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, ये मत सोचना सर मेरी बॉडी में कलर प्लास्टिड की वजह से, ऐसा नहीं है। प्लांट्स बहुत अलग अलग कलर के दिखेंगे आपको, क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्लास्टिड्स उनकी बॉडी में। ठीक है, तो प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रोमोप्लास्ट और फिर है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब सी से क्रोमो, सी से कलर्ड, तो कलर वाले जितने भी प्लास्टिड हैं वो सब आपके क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ल्यूकोप्लास्ट की, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड, ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब इनके पास कोई कलर नहीं होता है। इनका काम होता है फूड को स्टोर करना, स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल को स्टोर करने का ये काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कलर्ड प्लास्टिड है, पर इसमें ग्रीन को इन्होंने स्किप कर रखा है। ग्रीन वाले को क्या कहते हैं सर? जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। किचन ऑफ द सेल पूछा जाता है, भाई किचन ऑफ द सेल क्या है? सर क्लोरोप्लास्ट है। क्यों है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। सर क्लोरोफिल का काम क्या है? धूप आई, पानी मिला, मिनरल मिले, उसने क्या बनाया? खाना बनाया, है ना। तो खाना बनाने का काम किसका है? आपका क्लोरोप्लास्ट का, इसीलिए इसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, इनका खुद का डीएनए होता है इनके पास। देखो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए था, एक क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए, ध्यान रखना। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये देख सकते हो बच्चों आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा होगा। ये जो आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनको ग्रेनम कहा जाता है। ग्रेनम का मतलब ये सिक्के जैसे स्ट्रक्चर है। तो पता है क्लोरोफिल एक्चुअल में पाया कहाँ जाता है? ये ग्रेनम दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे जो एज है, ये एजेस जो है, इन एजेस पे क्लोरोफिल पाया जाता है।
अब आते हैं लाइजोसोम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल इन्हें कहा जाता है। जब सेल इतना डैमेज हो जाता है वो अब रिकवर नहीं हो सकता, तो ये सेल क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं और उसी सेल को मार देते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो कॉमनली कॉल्ड सुसाइड बैग्स, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेरिकल टाइनी सैक्स लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव रिजर्वॉयर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। भाई 50 तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इनके पास, बट आपको ये याद नहीं रखना, आप ऐसा समझना इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मटीरियल टेकन बाय एंडोसाइटोसिस। कहने का मतलब ये है, एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है खाना लेने की अमीबा में, ठीक है। ये कह रहा है भाई कि ये उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। बट ये सुसाइड बैग्स क्यों है बच्चों, इसका मैंने रीजन आपको बता दिया। जब सेल डैमेज हो जाता है, वो ठीक नहीं हो सकता, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं और पूरे सेल को मार देते हैं। गोल्जी बॉडीज पे आते हैं हम। देखो गोल्जी बॉडीज थोड़े इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसका रीजन बताता हूं। देखो गोल्जी बॉडीज को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी एपरेटस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ये आपको याद रखना है भाई, लाइजोसोम कौन बना रहा है, गोल्जी बॉडी बना रही है। ये भी एक ऑर्गेनल है, स्पर्म्स को बना रही है भाई, मेल्स में स्पर्म्स को बना रही है। फॉर्मेशन ऑफ योक को बना रही है भाई, एग्स के अंदर जो योग होता है उसको डेवलप कर रहा है। स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेलिन ग्रैन्युअल्स एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। भाई हार्मोन्स तक को रिलीज करने में हेल्प करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। आपको इसमें मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। एक तो लाइजोसोम बनने में मदद करता है, एक्रोजोम ऑफ स्पर्म, मैंने कह दिया स्पर्म बनने, इस एक्रोजोम जो होता है वो हेड पार्ट होता है, उसको बनने में हेल्प करता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ योक आपको याद रखना है, स्टोरेज और सिक्रीशन करता है प्रोडक्ट्स के, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ये करता है इंसुलिन, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। होपफुली आपको गोल्जी बॉडी समझ में आया होगा बच्चों। अब आते हैं सेंट्रोजोम्स में। सर सेंट्रोजोम्स कई जगह पढ़ाए जाते हैं, कहीं नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो दे आर मेनली फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सर सेंट्रोजोम का काम क्या होता है, ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आपको सेल चैप्टर समझ में आया होगा, सेल की ऑर्गेनलीज आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर लेके आया हूं, ठीक है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, और मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनिमल सेल। क्या इसमें एनिमल सेल का पार्ट नहीं है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। बहुत ही सिंपल है सर, सेल वॉल नहीं है। देखो यहां पे मैंने लिखे भी हैं, कौन से सैनिक स्कूल में पूछे गए हैं सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। भाई अब देखो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मेरी बात को समझना, सेल देखो सेल वॉल तो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ प्लांट सेल में एक तो सेल वॉल मिलती है प्लांट सेल में, एक क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ये तो सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनलीज डज नॉट कंटेन डीएनए। भाई किसके पास डीएनए नहीं होता है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइजोसोम्स, ठीक है। देखो लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स, इन दोनों पेयर्स में डीएनए नहीं होता है, सिंपल है। Which of the following feature helps in distinguishing a plant cell from an animal cell। भाई वो कह रहा कौन सा फीचर मदद करता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है सेल वॉल, भाई उस पे है उस पे नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेल। अब इनमें से भाई 3 इनकरेक्ट है, आपको एक करेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले क्या लिखा, ऑल द सेल हैव न्यूक्लियस, सही बात है। सेल ऑफ एन ऑर्गन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, भाई ये भी बात सही है। सेल ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ये बात गलत है ना। टिश्यू के अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। अब देखो जॉन एक्सीडेंटली प्लेस्ड हिज हैंड ओवर अ फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक, ही फेल्ट द सेंसेशन ऑफ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ। देखो बेटा हमारी पूरी सेंसेशन नर्व सेल पे चलती है। ये सिग्नल जो है मैं ऐसे टच कर रहा हूं, मैंने इसे टच किया तो ये जो टच कर रहा है ये सिग्नल मेरे डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से मेरे ब्रेन में जा रहा है, तो इसका आंसर नर्व सेल है। विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड द पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, तो बच्चों का क्वेश्चन है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव नो डेफिनेट शेप, भाई डेफिनेट शेप किसका नहीं होता, अमीबा का नहीं होता, आपने बचपन से पढ़ा होगा, अमीबा हैव नो डेफिनेट शेप। डीएनए डज नॉट हैव, देखो आ गया ना यहां पर, डीएनए के पास क्या नहीं होता है, यूरेसिल। इसकी जगह क्या होता है सर, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और
यूरैसिल। यूरैसिल किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में साइटोसिन होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना और पढ़ते रहना बच्चों। अगर आप पढ़ोगे तभी देश का कुछ होगा, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, जल्द मिलते हैं।